नेक्स्ट देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएबल फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म्स मिलते हैं लाइफ के? तो लाइफ प्लांट के फॉर्म में मिल सकती है। लाइफ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, है ना। सो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में लिखा है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye. कुछ ऐसे भी organism होते हैं जिनको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते, but they are all around you, like viruses, bacteria, fungus. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would also increases. है ना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप एक छोटा सा एरिया एक्सप्लोर करेंगे, इतना सा एरिया, तो आपको स्पीशीज क्या होंगी या आपको डाइवर्सिटी कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। बट अगर आप एक बड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल एबल टू सी सो मेनी स्पीशीज, है ना। तो जो डाइवर्सिटी है दैट विल इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू, मतलब डाइवर्सिटी है दैट विल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एरिया। आप एरिया बढ़ाते जाइए, आपकी स्पीशी की डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्पीशी डाइवर्सिटी एरिया के साथ साथ बढ़ती है। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. Each different kinds of plants, animals and organism that you see represent species. आपको जितने भी तरह के प्लांट दिखते हैं, एनिमल दिखते हैं, फंगस दिखता है, कुछ भी दिखता है, वो एक स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड द नंबर, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब, याद रखना क्या लिखा है, नोन एंड डिस्क्राइब, जिनको अभी तक हम जान चुके हैं और जिनको हम स्टडी कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनका नंबर कितना है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। और अगर आपको लाख में लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 17 टू 18 लाख। ठीक है, तो 17 टू 18 लाख भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो इतनी स्पीशीज है प्लांट और एनिमल सबकी टोटल मिलाकर, जो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं और जिनको डिस्क्राइब कर चुके हैं। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है, वो चीज। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified, है ना। ये तो हमें पता ही है, जैसे हम नए नए एरिया एक्सप्लोर करेंगे या पुराने वाले एरियाज को भी दोबारा एक्सप्लोर करेंगे तो वी विल सी न्यू स्पीशीज एवरी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। We know that plants and animals in our own area by their local names. हम उनको लोकल नेम से जानते हैं। These local names would vary from place to place, है ना, वेरी कर सकता है। अब जैसे कि किसी जगह पे पटेटो को बोलते हैं आलू, है ना। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो पटेटो को आलू बोला जाता है। और अगर आप गुजरात में जाएंगे, सो गुजराती पीपल यूज टू कॉल पटेटो एज बटाटा, है ना, बटाटा बोलते हैं उसको। तो देखिए ना, हर जगह पे जो लोकल नेम्स हैं वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, विद इन, इवन विद इन अ कंट्री, कंट्री में भी वेरी कर रहे हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, है ना। ऐसे तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाएगी अगर आपको पता ही नहीं है व्हाट इज बटाटा, एंड इफ यू हैव टू आस्क फॉर पटेटो, तो आप बहुत मुश्किल से आप जो है वो इंटरेक्ट कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट देखो, हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हमें ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है ताकि एक ही नाम से ऑर्गेनिज्म को पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, right? So name should be universal such that a particular organism is known by, particular organism को जाना जाए कैसे, same name all over the world, all over the globe। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, और नॉमेनक्लेचर शुड बी यूनिवर्सल। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड। आपको पहले ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा, उसके फीचर्स तो पता होनी चाहिए आपको, वो दिखने में कैसा है, वो कलर कैसा है उसका, उसके ऑल दी मॉर्फोलॉजिकल फीचर यू शुड नो।
करेक्टली, जब आप उसको करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे तभी आप उसकी नेमिंग दे पाओगे. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, और आप बोल सकते हो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है इसको. नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, अपनी स्टडी को आसान करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे हम लोगों ने मेथड्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनाई है जो कि डील करती है विद द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सभी बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल भी है. फॉर एग्जाम्पल, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature. अब जैसे ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें सारे प्लांट्स के नेमिंग करी जाती है. दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डील्स विद द नेमिंग ऑफ प्लांट्स. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, एनिमल्स के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट देखो, द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. साइंटिफिक नेम्स में हम लोग कोशिश करते हैं हर ऑर्गेनिज्म का कैसा हो, एक ही नाम हो, सो दैट इट कैन रिमेन यूनिवर्सल, हर जगह पे एक ही नाम से उसको पुकारा जाए या बोला जाए, जो भी है. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive to the same name. जैसे ही आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब करें तो सब लोग उसी नाम पर आए. अब जैसे कि आप डिस्क्राइब करने लग रहे हो पटेटो को, आप बोल रहे हो ब्राउन कलर का होता है, राउंड ओवल शेप का होता है, स्टार्ची नेचर का होता है, खाने में थोड़ा सा स्वीट सा नेचर का भी होता है, तो फिर लोग एकदम से उस कंक्लूजन पे आ जाएंगे, ओके यू आर टॉकिंग अबाउट पटेटो. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. तो जो नेम है ना आपके, नेम शुड बी कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सल, वो हर जगह एक जैसे हो, एंड किसी और के लिए वो यूज ना हो, रिपीटेशन ना हो. ठीक है, आप सेम ही नेम दो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजिस्ट जो है दे फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मैंने बोला ना यूनिवर्सली होनी चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो सभी बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेड है वो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं टू गिव साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स. इसमें क्या होता है, हम जनरली जो है मोस्ट एक्सेप्टेड जो सिस्टम है हमारा, दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम कौन सा है, जो ज्यादातर या जो मेनली हम फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही फॉलो करा जाता है, दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. सो जैसा कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में आप देख सकते हो, नाम में बायनोमियल टर्म है. बायनोमियल मींस ईच नेम में कितने वर्ड्स होंगे, टू वर्ड्स. ईच नेम विल हैव टू वर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सबसे कॉमन है दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. इट वाज गिवन बाय लिनेयस. लिनेयस ने इसको सपोर्ट किया था. ठीक है, इसकी सारी डिटेल लिनेयस ने ही दी है. तो यहाँ पे देखो, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द वन इज जेनेरिक नेम एंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. द सिस्टम इज the system of providing a name with the two component is called biological nomenclature. तो ऐसा nomenclature जिसमें हम दो words use करते हैं to describe any particular organism's name, that is binomial nomenclature system. This naming system by Carolus Linnaeus and is being practiced by biologists all over the world. सब इसी को follow करते हैं. ठीक है, this naming system using a two word format should be, जो ये सिस्टम है इसको बहुत ही कन्वीनियंट पाया गया, ये देखा गया बहुत ही आसान होता है रीड करने में. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मैंगो का. सो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. ठीक है, अब मैंजीफेरा में देख सकते हैं आप, मैंजीफेरा में एम मैंने कैपिटल लेटर से शुरू किया और जो इंडिका है उस पे आई स्मॉल लेटर से. तो ये रूल्स होते हैं, जो पहला वाला वर्ड है इसको जेनेरिक नेम बोलते हैं या जीनस भी बोल सकते हो आप, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. और जो ये सेकेंड वर्ड है दिस इज स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है,
So the scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let's see how it is binomial, how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents genus while indica represents species और specific epithet. Other universal rules, इसमें other rules जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहला रूल है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं दे आर जनरली टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. व्हाई दे आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज. कैसी है ये? डेड. ये चेंज नहीं होती है. एक बार जो टर्म लिख दिया इसमें वो हमेशा वही रहेगा. इट विल नेवर चेंज. अगर हम इंग्लिश में देते या बाकी लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम्स देते तो ये जो वो है लैंग्वेजेस ये सब लिविंग है. इनमें डेली चेंजेस आते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो हमें फिर नेम्स भी बदलने पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो पहला रीजन तो यहाँ पे ये है लैटिन को यूज करने का कि जिस टाइम पे ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम आया था 80s में, उस टाइम पे जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी दैट वाज लैटिन. एंड सेकंड इज लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज. इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. एक बार आप जो टर्म दे दोगे हमेशा वही रहेगा, नो चेंजेस. और हम चाहते भी है हमारे जो साइंटिफिक नेम्स हो वो चेंज ना हो, हमेशा एक जैसी रहे. इसी वजह से लैटिन यूज करा जाता है. ठीक है. अगर आपने किसी और लैंग्वेज में नेम दे दिया होता है तो उसको लैटिनाइज करना होता है. एंड रिटन इन इटैलिक्स. और जब आप लिखोगे, ठीक है, तो आप इटैलिक्स में उसको लिखोगे. ठीक है. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आप हैंड रिटन लिख रहे हो ना बेटा, जैसे मैं अभी हैंड रिटन आपको दिखा रही हूँ, तो हैंड रिटन होता है तो हम उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. जीनस को एंड स्पीशी को अलग अलग से अंडरलाइन कर देते हैं. बट जिस टाइम पर हम उसको टाइप कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो साइंटिफिक नेम्स है वो इटैलिक्स में होते हैं. इटैलिसाइज्ड होना चाहिए उनको. ठीक है. सो जो इटैलिक्स एक्सप्रेशन है ना वो उसके लैटिन वर्जन को प्रूव कर रहा है, शो कर रहा है. दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. कुछ भी ओरिजिन हो कहीं का भी हो तो उसको लैटिन लैंग्वेज में ही नाम दिया जाता है. जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है जीनस, while the second word is specific epithet. Both the words are in a biological names when handwritten, जब हम इनको लिखेंगे, are separately underlined. उनको अलग अलग से अंडरलाइन करना है आपको. और printed in italics to indicate their Latin version. और अगर आप उसको प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो प्रिंट करते टाइम आपको उसको इटैलिक्स में दिखाना है, तब हम अंडरलाइन नहीं कर सकते. तो इन हैंड रिटन कंडीशन, जब हैंड रिटन है तब आपको उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है. कॉमन अंडरलाइन भी नहीं करना है. ठीक है. सेपरेटली अंडरलाइन करना है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मेंजीफेरा इंडिका को मैंने अलग अलग से अंडरलाइन किया है. और अगर आप इसको टाइप कर रहे हैं बेटा, प्रिंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? इटैलिक्स में करना है. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर. इसको हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मेंजीफेरा और इंडिका. ठीक है. Name of the author appear after specific epithet at the end of the biological name and is written in abbreviated form. ये देखो दो पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है. एक तो एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, नेम के लास्ट में आएगा, और साथ में पूरा नाम नहीं लिखना है आपको साइंटिस्ट का, ऑथर का. यू हैव टू राइट इट इन एब्रीविएटेड फॉर्म. जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का जो नाम है ये लिनेस ने दिया था, तो उसको हम कैसे शो कर रहे हैं? मैंजीफेरा लिन डॉट. ये डॉट लगाना भी जरूरी है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, और ये जो मैंगो का नाम है ये दिया है लिनेस ने, तो हम बीच में डॉट लगा के लिन दिखा देते हैं. या आप खाली डॉट एल भी लिख सकते हो, कैपिटल एल. तो आप देखो ये तो जीनस है एंड दिस इज स्पीशी. ये क्या है? स्पीशी. इन दोनों को तो मैंने हैंड रिटन फॉर्म में है तो मैंने अंडरलाइन कर दिया. और जो ये है लिन, दिस इज ऑथर साइटेशन. ऑथर का नाम है ये, है ना. ऑथर को हमने साइट किया है, साइटेशन. तो जो लिनेयस है या ऑथर साइटेशन है, इसको ना तो हम अंडरलाइन करते हैं, नॉट अंडरलाइंड, एंड नॉट इन इटैलिक्स. ना तो इसको इटैलिक्स में लिखना होता है, इसको नॉर्मल लिखना होता है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में. टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट आपने देखा होगा, एमएस माइक्रोसॉफ्ट में होता है. तो यू हैव टू टाइप इट इन रोमन टाइप. रोमन टाइप होना चाहिए, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट.
तो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशी, दिस इज ऑथर साइटेशन। इन तीनों चीजों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बायनॉमियल एपिथेट। दिस इज नोन एज बायनॉमियल एपिथेट। ठीक है, ये तीन चीजें ही आती है इसमें, एक तो जीनस, एक स्पीशी और एक ऑथर का नाम। और ऑथर का नाम शुड बी इन एब्रीविएटेड फॉर्म, नॉट फुल नेम आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो देखो हमारे पास अर्थ पे बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड वी कैनॉट स्टडी देम एट वन टाइम, है ना। तो वी हैव टू क्लासीफाई देम इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी सो दैट हमारी स्टडी इजी हो पाए। आप जब लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में भी आप यही देखते हो ना बेटा कि सारी बुक्स रैक्स में रखी होती है, साइंस की बुक साइंस के रैक में, फिजिक्स की बुक फिजिक्स के रैक में। तो अगर आप ये सोचिए सारी बुक्स एकदम जंबल करके रखी है और कोई वो नहीं है फिक्स पैटर्न, तो आप उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे, स्टडी नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह से हमारे पास स्पीशीज बहुत ज्यादा है, so we have to classify them into convenient category to make our study easy, and this process is classification. So classification क्या है? It is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. कुछ easily observable characters देखिए जो आपको दिख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप उनको एक कैटेगरी में रख दीजिए, या अगर कॉमन नहीं है कैरेक्टर तो दूसरे कैटेगरी में रख दीजिए। For example, we simply recognize group such as plants and animal or dogs, cats and insect. इनको हम बहुत आसानी से recognize कर सकते हैं कि ये plant है तो plant वाली category में डाल दो, ये insect है तो इसमें डाल दो। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जैसे ही आप डॉग बोलते हो तो आपको डॉग की एक इमेज आपके दिमाग में आ जाती है ना, उसके कुछ कैरेक्टर्स दिमाग में आने लग जाते हैं। प्लांट बोलते हो तो प्लांट के कैरेक्टर दिमाग में आने लग। व्हाट इमेजेस डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, है ना। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स और एंड नॉट कैट, है ना। जब हम डॉग बोलेंगे तो डॉग ही दिमाग में आएगा, कैट तो आएगा नहीं। नाउ इफ यू वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। एल्सेशियंस क्या होते हैं बेटा? ये डॉग्स है, जर्मन शेफर्ड। ठीक है, तो अगर आपको जर्मन शेफर्ड के बारे में बोला जाए या एल्सेशियन का नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही इमेज आएगी, एल्सेशियन की। ठीक है, आपके दिमाग में कैट की तो नहीं आएगी, स्नेक की तो नहीं आएगी ना, राइट। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू विड of course think of animals and external ears with body hairs, है ना। जैसे मैमल्स बोलेंगे आपके दिमाग में आएंगे ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी हेयर्स हो, एक्सटर्नल ईयर्स हो। Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, plants में अगर wheat की बात करी जाएगी, the picture in each of our mind will be of wheat plant, है ना, उसी की picture आएगी सिर्फ, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सब categories हमने बनाई हुई हैं. So ये क्या है? These are the convenient categories which are used to study organisms. ये हमने ही categories बनाई हुई है, right? इन categories के लिए जो scientific term होता है that is taxa. So taxa is plural. Singular में बोलना हो तो taxon बोलते हैं। अब जैसे बहुत सारी कैटेगरी थी, कैट, डॉग, मैमल्स, प्लांट्स, है ना, तो टेक्सा बोल दिया। एक सिंगुलर बोलनी हो तो टेक्सॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. आपने जो पीछे देखा उसमें एक था wheat, एक था कैट, एक था डॉग, एक था मैमल। तो ये तो अलग अलग टेक्सा हो गए, है ना, और ये डिफरेंट लेवल्स पर हो गए, सेम लेवल तो है नहीं इनका। डिफरेंट लेवल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे बेटा, राइट। But you know that dog is mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dog represent taxa at different level. है ना। अब देखिए डॉग जो है वो मैमल है और मैमल एनिमल्स है। तो यहाँ पर आपको कई सारे टेक्सा की बात कर रहे हो आप, साथ में एनिमल्स की भी, मैमल्स की भी, डॉग की भी, और ये सब अलग अलग लेवल्स पे बिलोंग करते हैं। जैसे एनिमल बिलोंग करता है किंगडम लेवल पर, मैमल्स बिलोंग करते हैं क्लास लेवल पर, डॉग बिलोंग करता है स्पीशी। ये आपको अभी नहीं समझ आएगा बेटा, ये लेटर पार्ट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सब टेक्सॉन है बट डिफरेंट लेवल पे, कोई किंगडम पे है, कोई क्लास पे है, कोई स्पीशी पर है, right? Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. हम उनको different different taxa में डाल सकते हैं. This process is called taxonomy. इसको taxonomy बोला जाता है.
ठीक है। सो टेक्सोनोमी बेसिकली क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन, डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है। ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे फीचर्स लेते हैं क्लासिफाई करने के लिए, एक्सटर्नल, इंटरनल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी फीचर्स आप ले सकते हो, डेवलपमेंटल स्टेजेस, है ना, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सब लिया जाता है टू कैरी आउट टेक्सोनोमिक स्टडीज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो स्टेप्स बताया है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, CICN, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद सबसे पहले कैरेक्टराइज करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर। तो पहले तो आप उसको, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करिए। कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना, क्लासिफिकेशन में उसको कन्वीनियंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर देना, एंड नॉमेनक्लेचर में नेमिंग करना। ठीक है। सो टेक्सोनोमी इज, ये सीक्वेंस याद रखना बेटा, CICN, ये सीक्वेंस काम आएगा आपको। So taxonomy is not something new. Human beings have been interested in knowing more and more about various kind of organism, particularly with reference to their own use. ना बहुत पहले से अर्ली मैन हमारे ये सब काम करते आ रहे हैं. In early days, human beings need to find sources for their basic need of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification was based on the use of various organisms. उसमें बहुत सारे organisms को use करके classify करा गया था. ठीक है. Next, देखो, human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them. ठीक है, ये आपको समझ आ ही गया होगा. This branch of study was referred to as systematics. इसको systematics बोलते हैं बेटा, जिसमें हम उसकी इंटर रिलेशनशिप भी स्टडी करते हैं. सो द वर्ड सिस्टमैटिक इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड है ये, विच इज सिस्टेमा, which means systematic arrangement of organism. organism को systematic manner में arrange करना. सो जो लेने से ना, उन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स को डिस्कस किया था अपनी बुक में, दैट इज सिस्टेमा नेचुरे. उसका टाइटल क्या है? सिस्टेमा नेचुरे. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज्ड एंड इंक्लूड, उसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन लाया गया. सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. इसमें हम लोग एक और चीज बताते हैं, दैट इज व्हाट? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लिनेयस की दो बुक्स है, ये इन्होंने, इसमें इन्होंने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया है, एंड इन दिस बुक ही हैज डिस्क्राइब द एनिमल्स. तो ये एनिमल्स की बुक है सिस्टेमा नेचुरे, एंड दिस इज प्लांट के लिए बुक है स्पीशीज प्लेंटेरम. सो अब हम एक बार ना टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस देख लेते हैं. आपसे अगर कभी पूछा जाए टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप ये डिफरेंस बता सकते हो. सो टेक्सोनोमी जो है ना, दैट इज बेसिकली अ ग्रीक टर्म है, ये ग्रीक वर्ड से आया है. और सिस्टमैटिक्स जो है ये लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, है ना, वहां से आया. ये तो एनसीईआरटी में लिखा है. टेक्सोनोमी जो है इट डील्स विद, ये 4 चीजों के साथ डील करती है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. अब मैं इनके फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ. इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमी. और जब इसमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर में अगर आप एक और चीज ऐड कर दो, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट मीन्स कौन ऑर्गेनिज्म कैसे अराइज हुआ है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को फिर हम सिस्टमैटिक्स ही बोलेंगे, फिर हम उसको टेक्सोनोमी नहीं बोलेंगे. ठीक है. तो टेक्सोनोमी है ग्रीक वर्ड, और इसमें 4 चीजें होती है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. जबकि सिस्टमैटिक्स इज अ लैटिन वर्ड, और इसमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर तो है ही, पर उसके साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है कि हाउ इंडिविजुअल हैव इवॉल्व, कैसे वो इवॉल्व हुआ है, कैसे वो बना है.
ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा। लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, तो उनको ये वीडियो मिलेगी तो वो भी अपना साथ के साथ सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।